डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु मंत्र प्रोग्राम सिंथेसिस के इस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के अंदर आज अपन देखेंगे कि केमिस्ट्री में कैसे स्टडी करनी चाहिए जेई के अंदर और नीट के अंदर। हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। अगर हम एक लॉन्ग ईयर कोर्स कर रहे हैं, अगर हम 2 साल का फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं जिसमें हम 11th-12th के साथ जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर हम एक टारगेट कोर्स कर रहे हैं, ड्रॉपर्स बैच का कोर्स कर रहे हैं जिसके अंदर हम 12th कर चुके हैं और उसके बाद में हम जो है वो पूरा 1 ईयर कोर्स करते हुए दे रहे हैं, तो किस तरह से हमें तैयारी करना चाहिए, केमिस्ट्री को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। कुछ तो फंडामेंटल बातें जिसमें कोई भी सब्जेक्ट हो ध्यान रखनी है आपको, और पर्टिकुलर केमिस्ट्री के बारे में और क्या विशेष बातें ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात है कि अपन जानते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको एक तो थ्योरी को डीप लेवल पे ले जाना है। डीप नॉलेज ऑफ थ्योरी भी आपको सरफेशियल लेवल पर चलने से काम नहीं चलेगा। आपको हर चीज के अंदर ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, हाउ एंड व्हाई। स्टडी विद हाउ एंड व्हाई, with how and why strategy। एक तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, आप हर नॉलेज को, किसी को चीज को लाइटली नहीं लोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। जो नियर बाई ऑप्शन है वो दे करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको ये लगेगा कि यार ये भी हो सकता है। क्योंकि आप डीप स्टडी नहीं करोगे तो आपको वो 4 में से 2 ऑप्शन तो आप कैंसिल आउट कर दोगे, लेकिन 2 ऑप्शन में वो आपको फंसा देगा, क्योंकि इतने नजदीक ऑप्शन होंगे कि आप कंफ्यूज होकर के नेगेटिव कराओगे। तो आपको डीप सेल्फ स्टडी करनी है, थोरो सेल्फ स्टडी करनी है, एक एक चीज को प्रॉपर्ली देखना है, एंड यू शुड एंजॉय योर केमिस्ट्री। आपको उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना है, आपको उस सब्जेक्ट को केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको उस सब्जेक्ट को केवल कोर्स कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना है। आपको ये देखना है कि मैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से, केमिस्ट्री के माध्यम से मैं इतनी सारे नॉलेज को ले रहा हूँ, साइंस के इतने सारे नॉलेज को ले रहा हूँ, जिससे आपकी डेली लाइफ की समझ भी बढ़ेगी। तो आपको हर चीज को, साइंटिस्ट ने ऐसा ही क्यों सोचा, साइंटिस्ट ने इसी तरह से क्या, क्योंकि क्या होता है, हम साइंस केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं कि माइक्रो लेवल पर जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उसकी हम हाइपोथेसिस करते हैं बल्क लेवल पर, कुछ सब्सटेंसेस के बिहेवियर को देख करके, पदार्थ के बड़े स्तर पर व्यवहार को देख करके, बल्क लेवल पर, स्थूल स्तर पर व्यवहार को देख करके हम माइक्रो लेवल के अंदर उस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है, एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, उनके इंटरेक्शन के बारे में हम अंदाजे लगाते हैं। तो हम ये अंदाजा लगाने के लिए हमारे को साइंटिफिक अप्रोच चाहिए होती है, तो आपको भी वो साइंटिफिक अप्रोच इन बातों को याद करने के लिए रखनी पड़ेगी। एक तो ये ध्यान रखेंगे। तो स्टडी विद हाउ एंड व्हाई, पहला जो मेन बेसिक प्रॉपर्टी है वो आपको पढ़ना है। दूसरा क्या होगा कि आपको रेगुलर, जैसे एक सब्जेक्ट है आपकी, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और अगर आप जो है वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट है, तो ऑन एंड एवरेज आप 1.5 आवर केमिस्ट्री को दे सकते हैं। 1.5 आवर रेगुलर सेल्फ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री डेली आपको ऑन एंड एवरेज 1.5 आवर देना है, डेली देना है। एक आपको क्लासरूम कोचिंग कर रहे हैं आप, या मान लीजिए कोई भी कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, तो आपको रेगुलर जो उसकी थ्योरी है वो साथ साथ आकर के जो क्लासरूम रजिस्टर है उसको रेगुलर साथ साथ पढ़ लेना है, जिसके अंदर आप क्लासरूम रजिस्टर भी पढ़ोगे, आपका क्लासरूम रजिस्टर भी पढ़ेंगे अपन, है ना। साथ साथ में आप जो टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स, या जिसको अपन डीपीपीज बोलते हैं, डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, टॉपिक वाइज और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप जो है वो रेगुलर, कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं करें कि पूरा आप 10 दिन तक थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, ये नहीं करें। आप क्या करें कि जैसे आपने थ्योरी पढ़ी है, एक दिन थ्योरी पढ़ ली आपने, एक टॉपिक की पूरी थ्योरी पढ़ ली, 1 दिन 1.5 दिन, उसके बाद में जितना थ्योरी हो गया, 2 सिटिंग्स में जितना थ्योरी हो गया, उसकी आप टॉपिक वाइज, आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है, जो क्वेश्चन सीट है, वो ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर तो बहुत लंबा चैप्टर है, तो 15 डेज इसकी थ्योरी चलेगी।
तो आप ऐसा नहीं करोगे कि 15 डेज जो है वो आप बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस नहीं करो और सिर्फ 15 डेज आप थ्योरी पढ़ते रहो और छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन मिलाते रहो, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है, आपको आपकी बोर्ड बुक साथ साथ पढ़ते जाना है ना। आपके क्लासरूम नोट्स आपको अपने टीचर्स के साथ साथ पढ़ते जाना है। उसके जो अंदर CRQs क्लासरूम क्वेश्चन करवाए जाते हैं, वो क्लासरूम क्वेश्चन जो 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस वर्क देते हैं, वो प्रैक्टिस वर्क भी आपको करना है। लेकिन साथ साथ में आपको ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करनी है। आप बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कैसे करें? ऑब्जेक्टिव के अंदर तो सर जो है वो सारे क्वेश्चन एक साथ होते हैं, तो बहुत ज्यादा डीप नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत जाकर के बाद में पूरी थ्योरी होने के बाद ही सॉल्व हो पाएंगे। नहीं, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट के नोट्स को सेलेक्ट करना है, या आपको ऐसी गाइड या जो ऑब्जेक्टिव गाइड या क्वेश्चन की जो गाइड है या रेफरेंस बुक है वो ऐसी सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हो। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जैसे पहले जो है वो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ोगे आप, उसके बाद में आप पढ़ोगे डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद में आप पढ़ोगे मान लीजिए फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी, फिर उसके बाद में आप पढ़ोगे थॉमसन मॉडल, फिर आप पढ़ोगे रदरफोर्ड मॉडल, फिर आप पढ़ोगे जो है वो नील्स बोहर मॉडल। तो अगर आपने जैसे फंडामेंटल डॉल्टन पढ़ लिया, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिए, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ लिया, थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, तो यहाँ तक आने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। ऐसा क्वेश्चन बैंक, ऐसी क्वेश्चन सीट्स आपके पास होनी चाहिए जिनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हो। फिर शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस 200 क्वेश्चंस के आसपास टॉपिक वाइज दे रखे हो। फिर आप क्या करोगे 150 to 200 टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलाते जाओगे चैप्टर करने के साथ साथ। फिर उसके बाद में कुछ मिक्स क्वेश्चन दे रखे हो 50 से 100 के आसपास, एंड फिर प्रीवियस ईयर सेगमेंट में चले जाओगे, प्रीवियस ईयर, फिर एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको 150 to 200 क्वेश्चंस तो थ्योरी के साथ साथ मिला लेने हैं, और ऐसी गाइड या ऐसा क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट करना है, क्वेश्चन शीट सेलेक्ट करनी है जिसमें 150 to 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो टॉपिक वाइज दिए गए हों। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है वो टॉपिक वाइज डीपीपी प्रॉब्लम साथ साथ मिलाते रहेंगे। फिर जब आपके साथ आपको लगेगा कि भाई अच्छा, चीजों को हमेशा अंडरलाइन करते चलें, अंडरलाइन जो भी आपको चीज समझ में नहीं आ रही है, थ्योरी को बोल बोल करके बिना देखे एक बार ट्राई कर लो, डेफिनेशन याद हुई कि नहीं हुई। डेरिवेशंस और डायग्राम्स को लिख लिख के याद करो, जितने भी डेरिवेशंस है, जितने भी कोई फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, बोर का फॉर्मूला, रेडियस का फॉर्मूला, एटॉम बोर ऑर्बिट्स रेडियस को फॉर्मूले को आप जो है ना वो डिराइव कर रहे हैं, आप वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट। तो आप पूरा का पूरा फॉर्मूला खाली देखोगे नहीं, आप उसको रफ कॉपी में एक बार टीचर ने क्या करवाया अपने क्लास में समझा, घर आके फिर एक बार देख लिया, और अब आप रजिस्टर को बंद करके आप डेरिवेशन खुद हाथ में से निकालिए, और अगर डेरिवेशन में जहां जिस स्टेप में अटकते हो उस स्टेप पे स्टार लगा लो कि ये स्टेप मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, उसको अंडरलाइन कर लो ताकि जब वापस रिवाइज करो तो उस पर आपका ध्यान जाए। डायग्राम को भी खाली देखने से नहीं होगा, डायग्राम देख लिया आपने, डेनियल सेल का डायग्राम बनाया है या किसी भी चीज का आपके डायग्राम बनाया हुआ है जो कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे उस डायग्राम को एक बार रजिस्टर से देखने के बाद खुद रफ कॉपी में बनाओगे। डेरिवेशन एंड डायग्राम को आपको लर्न बाय राइटिंग, डेरिवेशन एंड डायग्राम, डेरिवेशन एंड डायग्राम लर्निंग बाय प्रैक्टिसिंग और राइटिंग, प्रैक्टिसिंग और राइटिंग इन रफ। ठीक है, रजिस्टर। तीसरी बात, चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि रेगुलर कितना सेल्फ स्टडी करना वो आपको मैंने बता दिया। फिर आप बहुत सारी फैक्ट्स आते जाते हैं, तो आप क्या करते चाहिए कि कोई भी एक लूज पेजेस की फाइल्स बना लीजिए केमिस्ट्री की, और उसके अंदर जितनी भी रटने वाली बातें आ रही है, चाहे वो कोई मात्रक हो, यूनिट हो, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, आप उसका एक साथ कलेक्शन करते जाइए। मेक चार्ट्स ऑफ TBR, टू बी रिमेंबर पॉइंट, जिसको मैं कहता हूं RL, रट लो पॉइंट्स। ठीक है ना, ये चार्ट्स बनाते चलो आप साथ साथ में। मैं RL पॉइंट्स बोलता हूँ, रट लो पॉइंट्स बोलता हूँ। भाई बच्चे क्या करते हैं, समरी बनाना चालू कर देते हैं कि चैप्टर की समरी बना रहे हैं। चैप्टर की समरी मत बनाओ भाई, जो चीज आपको आ रही है वो तो आपके चैप्टर तो पूरा आपके रजिस्टर में पड़ा ही है। आपके पास फेयर नोट्स पड़े हैं, क्लासरूम नोट्स पड़े हैं, आपके पास एनसीईआरटी बुक की थ्योरी पड़ी है। अच्छा, एनसीईआरटी बुक की थ्योरी साथ साथ साइमल्टेनियसली पढ़ते हुए उसके जो अच्छे पॉइंट्स है वो थ्योरी में उतार लीजिए साथ साथ बीच बीच में। थ्योरी के नोट्स जब क्लास में बनाओ आप तो बहुत खुले खुले बनाना थोड़े, तो कि उसके अंदर बीच बीच में कुछ स्टार पॉइंट्स आप ऐड कर सको।
और लास्ट में जो भी ऐसी बातें हैं जो कि बीच में कहीं ऐड नहीं कर पा रहे हो और जो एनसीईआरटी की या बोर्ड बुक की अच्छी बातें हैं वो लास्ट में सब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल करके ऐड कर लेना। लेकिन साथ में क्या करो, आप एक फाइल डाल लो, उस फाइल के अंदर व्हाइट रिम पेजेस होते हैं, उसको आप पंचिंग कर करके डाल लीजिए, चैप्टर का नाम लिख लीजिए ऊपर, और उसके अंदर जैसे जैसे आप चैप्टर करते जा रहे हो उस फाइल वाली उस पेजेस को फाइल को आप हमेशा साथ में रखो थ्योरी पढ़ते समय, क्वेश्चन बैंक मिलाते समय, और जो भी चीज आपको लगे कि ये चीज थोड़ी सी अच्छी नोट करने लायक है तो उसको साथ साथ नोटिंग करते चलो, है ना। बहुत ज्यादा नोटिंग मत करना, शुरुआत में धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी, आप अच्छी अच्छी चीजें ही उसमें नोट करोगे तो एक बार तो ज्यादा पॉइंट्स बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको बनाना आ जाएगा। पूरे चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 पॉइंट्स बनने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बनने चाहिए। तो इस तरह से आप RL पॉइंट साथ साथ बनाते चलिए। साथ में पढ़ते वक्त मेक ट्रिक्स, मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा कि ट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। ट्रिक्स चाहे वो कोई सॉन्ग्स हो, चाहे वो कोई पोइम्स हो, है ना, कोई सीक्वेंस याद करना है, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है ना। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 26-27 लिगेंड्स के ऑर्डर याद करना, आपको डेल्टा का इंक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद करना है। या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको SRP की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वैल्यूज में पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है, लिथियम से लेकर लिथियम आयन टू फ्लोराइड आयन, ना फ्लोरीन जो ना बेस्ट ऑक्सीडेंट, बेस्ट रिडक्टेंट से लेकर बेस्ट ऑक्सीडेंट तक, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप कैटायन के जो रेडिकल्स है, एल्कली रेडिकल्स जो भास्मीय मूलक है, सॉल्ट के पॉजिटिव आयन को एल्किल रेडिकल बोलते हैं, तो उसका अगर आपको मान लीजिए पूरा का पूरा 0 ग्रुप में कैटायन कौन कौन से है, फर्स्ट ग्रुप में कौन से है, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ग्रुप, 0 से लेकर 6 ग्रुप तक हम डिवाइड करते हैं एल्किल रेडिकल्स को, बेसिक रेडिकल्स को, भास्मीय मूलकों को, कैटायंस को, पॉजिटिव आयंस को। तो इस तरह से जो है वो आप अच्छी तरीके से उनको भी आप साथ साथ में तो ट्रिक्स के द्वारा, सॉन्ग्स के द्वारा, पॉइंट्स के द्वारा दिमाग में कोई ना कोई क्लूज डालते जाइए, उनके अंदर कुछ न कुछ आप चीज़ों को याद करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए दिमाग में कोई क्लू डाल लीजिए, किसी फ्रेंड के नाम से याद कर लीजिए, किसी जो है वो जगह के नाम से याद कर लीजिए, अपने किसी हैबिट के नाम पे। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, छोटे छोटे तरीके, छोटी छोटी बातों को आप क्लू देते जाइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको ये तो वह मोटी मोटी बात की भी आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है, कितना घंटा पढ़ाई करना है। एक आपका थ्योरी रजिस्टर होना चाहिए, क्लासरूम रजिस्टर। घर आके स्पेशल नोट्स मत बनाइए, क्लास के अंदर ही जो आपके नोट्स हैं उन्हीं को खुला खुला उतार लीजिए। घर आके एनसीईआरटी की जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वही उसमें ऐड कर लीजिए, और एक क्लासरूम एक प्रैक्टिस रजिस्टर डाल लीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, बच्चे क्या करते हैं, रफ में मिलाते रहते हैं, रफ में मत मिलाइए। आप उनको रफ रजिस्टर ही मानिए, आप फिजिक्स का रफ रजिस्टर अलग बना लीजिए, केमिस्ट्री का अलग, बॉटनी का अलग, जूलॉजी का अलग, मैथ्स का अलग बना लीजिए। उससे क्या होगा कि वही आपका रफ रजिस्टर है, उसको आप रफ रजिस्टर नहीं बोल के आप उसको बोल दो केमिस्ट्री प्रैक्टिस रजिस्टर। केमिस्ट्री प्रैक्टिस रजिस्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, किसी भी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चन बैंक आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सीट मिली है, जो क्वेश्चन बैंक मिला है, उस सीट की प्रैक्टिस, आप प्रीवियस ईयर सेक्शन मिला रहे हो, प्रीवियस ईयर की कोई बुकलेट मिला रहे हो, उसकी प्रैक्टिस, एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस आइदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, आप उस प्रैक्टिस रजिस्टर में करोगे, वो आपकी रफ रजिस्टर है। छोटा सा हेडिंग डाला, क्वेश्चन वापस मत लिखो, क्वेश्चन देखते चलो, डाल दो। आपके जो क्वेश्चन बैंक आपका इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सीट है, सीट सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट वहीं पर, उसी में आप क्या करो कि साथ में लाइनिंग डाल दो, और लाइनिंग डाल करके वहीं रफ वर्क करो। रफ वर्क भी इधर उधर मत करो, है ना। एक तो रफ रजिस्टर ऐसा डाल लो जिसमें आप लर्निंग रफ रजिस्टर, जिसमें आप लिख लिख के डेरिवेशन डायग्राम्स लर्न करते हुए, याद करते हुए, क्लासरूम रजिस्टर को रिवाइज करते समय आप जो है ना उसको लर्निंग रफ रजिस्टर, वो सब सब्जेक्ट का कॉमन डाल लो। आप लर्निंग रफ रजिस्टर जो है ना वो आपका रफ रजिस्टर है। बाकी आप क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन सीट्स आप उसमें मत मिलाइए, वो आप सब्जेक्ट वाइज अलग अलग क्वेश्चन रजिस्टर डाल लीजिए, प्रैक्टिस रजिस्टर बोल देते हैं उसको, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस रजिस्टर बोल दीजिए। आप उस प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर उसी को रफ रजिस्टर मानते हुए वो सब सब्जेक्ट का अलग अलग बना लीजिए, और इस तरह से मिलाइए, ताकि आपको पता होगा कि मैंने केमिस्ट्री का यहाँ मिलाया तो मेरी क्या गलती हुई थी। वो गलती जब भी आपको ढूंढनी हो तो आपको तुरंत मिल जाएगी कि हाँ मेरी ये गलती हुई थी। मान लीजिए आपको सर बाद में क्लास में सॉल्व करवा रहे हैं और फिर आपको देखना होगा यार मैंने क्या मिस्टेक की थी, तो आप उस रजिस्टर में जाकर के आपको मालूम है, थोड़ा ढूंढते ही आपको मिल जाएगा कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम किया था। अब टीचर्स जब आपको क्लास के अंदर सॉल्व करवाते हैं, भाई आपने थ्योरी रजिस्टर थ्योरी में उतार लिया, बीच बीच में जो क्वेश्चन करवाए गए, जो थोड़ा बहुत होमवर्क दिया गया वो उसी में कर लिया।
प्रैक्टिस रजिस्टर आपने अलग बना लिया, क्वेश्चन बैंक रजिस्टर, प्रैक्टिस रजिस्टर वो अलग बना लिया। अब वो चीज़ें सॉल्व करवाई जा रही है टीचर्स के द्वारा, जब क्लास में क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाया जा रहा है, शीट सॉल्व करवाई जा रही है, एनसीईआरटी के डाउट सॉल्व करवाए जा रहे हैं, तो आप या तो आपके थ्योरी क्लासरूम रजिस्टर के अंदर, क्लासरूम रजिस्टर जो है उसके अंदर ही नोट कर लो, और या आप लूज पेजेस में नोट करके उसको फाइलिंग कर लो। तो ये थोड़ा सा फाइलिंग किस तरह करना है, नोटिंग किस तरह करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो ये नोटिंग हो गया, इस तरीके से पढ़ना है। सप्ताह में 6 दिन आप रेगुलर इस तरह से पढ़ते रहिए, और केमिस्ट्री को इतना टाइम देना बहुत सफिशिएंट है, इससे आपकी बहुत बढ़िया ढंग से और पढ़ते समय ये अप्रोच रखनी है। अब बात आती है कि ट्रिक्स और कैसे बनाई जाए। हर चीज को डीप से अच्छा क्वेश्चंस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने जो टीचर्स हैं उनके साथ, जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कस करते रहिए, किताबों से डिस्कस कीजिए, किताबों से बातें कीजिए, आप अपने क्वेश्चंस को राइज कीजिए, अपने टीचर से डिस्कस कीजिए कि सर ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इस तरह क्यों नहीं सोचा डाल्टन ने, इस तरह क्यों नहीं सोचा थॉमसन ने ऐसा ही क्यों बोला, रदरफोर्ड ने ऐसा ही क्यों बोला। हर चीज के लॉजिक तक जाइए। साइंस एक लॉजिस्टिक सब्जेक्ट है, इसके अंदर हर चीज का लॉजिक है। जितना भी नॉलेज हमने बनाया है नेचर में, हमने पढ़ा है, हमने ह्यूमंस ने डिस्कवर किया है, वो सब लॉजिकल है। आप उसके पीछे के लॉजिक पे चले जाओगे, पूरा अच्छी तरह से डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। हर डिस्कवरी का अपना एक डेरिवेशन है, वो पैटर्न आप समझ जाओगे, सब्जेक्ट का पैटर्न समझ जाओगे, डिस्कवरी का पैटर्न समझ जाओगे, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे हम एक मूवी को तल्लीनता से देखते हैं तो हमें मूवी रटनी नहीं पड़ती, इवन डायलॉग तक हमें याद हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक लॉजिकल वे में मूवी जब स्टार्ट होती है तो क्या कंडीशंस होती है, फिर कंडीशंस कैसे चेंज होती है, एक सिस्टम पैटर्न चलता है, एक स्क्रिप्ट होती है। तो उसी तरह हर चैप्टर की स्क्रिप्ट है, हर टॉपिक की एक स्क्रिप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की अपनी स्क्रिप्ट है, पीरियोडिक टेबल की, केमिकल बॉन्डिंग की, थर्मोडायनेमिक्स की, इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम क्यों बना चैप्टर, किस लिए बनाया गया, इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है, साइंटिस्ट को क्या बेनिफिट होता है, क्यों बनाया गया चैप्टर केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में या किसी सब्जेक्ट में वो टॉपिक बना ही क्यों, क्या प्रॉब्लम आई थी, उसको सॉल्व करने के लिए हम उस चीज की स्टडी करने लगे, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए, आज भी हमें क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं। पहले उस माइंडसेट के साथ चैप्टर्स को पढ़िए, उसके बाद फिर जब चैप्टर ऑलमोस्ट एंड होने लगे और साथ साथ बीच बीच में भी ये देखते रहिए, वो नॉलेज लेने के बाद ये देखते रहिए कि अब ये प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग में कैसे आएगा, इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला उद्देश्य है नॉलेज लेना, और फिर जब उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम का क्या बिहेवियर है, वो पर्टिकुलर एग्जाम उस चैप्टर के कौन से नॉलेज को ज्यादा प्रेफर करता है, कौन से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, वो उसको देखेंगे। तो एग्जाम का नंबर सेकंड है, पहले नॉलेज प्राइमरी है, उसके बाद सेकंड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज है नॉलेज ऑफ दैट टॉपिक, ऑफ दैट सब्जेक्ट, ऑफ दैट पार्ट ऑफ साइंस, और उसके बाद हम एग्जाम कराएंगे कि अब एग्जाम जो हमें फाइट करना है उसमें क्या पूछा जाएगा और कैसे पूछा जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी बातें आप साथ साथ करते रहोगे, इंजॉय कीजिए, बोझ मान के मत पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए और एक साइंटिस्ट की तरह पढ़िए, अपने आप को साइंटिस्ट फील करो। जब केमिस्ट्री पढ़ो तो आप अपने आप को जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, इनसे घिरावा पाओ और इनकी तरह ही अपने आप को बिहेव करवाओ, इनकी तरह ही अपने आप को फील करो, आप इनसे बातें करो, तब जाकर के आपको ये नॉलेज बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत इजीली आपके अंदर जाएगा। अब बात उठती है कि ट्रिक्स आप कैसे बनाएं। जैसे मैं आपको कुछ ट्रिक्स के एग्जांपल दे रहा हूं कि भी ट्रिक्स किस तरह से बनाई जाती है और उससे हमें क्या हेल्प मिलती है। जब हमें ट्रिक्स मेनली वहां काम आती है जहां हमें बहुत सारी बातें, फैक्ट्स जो है वो याद करने होते हैं। भाई कोई चीज कंसेप्चुअल है वो तो समझ में भी आ जाती है और याद भी हो जाती है बड़ी इजीली, लेकिन कहीं कोई सीक्वेंस है जहां कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, कोई रूल नहीं लग रहा है, बस वो जो है वो सीक्वेंस हमें याद करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी है। मान लीजिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें याद करना है ना, मेटल्स की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। सबसे ऊपर जो है Li प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Li, हाफ सेल आ जाता है ना। उसके बाद में पोटेशियम आ जाता है, K प्लस P गिव्स K। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप जानते हो जिसके अंदर एक ही इंटाइटी की एक ऑक्सीडाइज स्टेट और एक रिड्यूस्ड स्टेट आपस में इंटरकन्वर्जिबल कंडीशन में होती है। लिथियम हाफ सेल सबसे ऊपर, फिर पोटेशियम, फिर उसका में बेरियम है ना। मैं अब पूरा दोनों नहीं लिखता हूँ, मैं एक ही लिख देता हूँ।
फिर स्ट्रॉन्सियम Sr+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Sr, है ना, इस तरह से चलता रहेगा। ये कैल्शियम, सोडियम, फिर यहां पर लिख देता हूं मैं ये हाइड्रोजन आ गया हमारा, है ना, इसकी ऑक्सीजन स्टेट Ca+2 हो जाएगी, +2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम याद कर लेंगे। Na++ इलेक्ट्रॉन गिव्स Na Mg+2, इस तरह से आगे चलता रहेगा। Al+3 से Mn जो है वो Mn+2 से आ जाएगा इधर, Mn में Zn+2 से आता है Cr+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cr। Fe यहाँ जो आता है वो +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe होता है। कैडमियम +2, कोबाल्ट+2, निकल Sn+2 Sn है ना। लेड Pb जो है वो Pb+2 Pb है। हाइड्रोजन जो है वो H+2 H2 है। ये अब सीक्वेंस है आपको, अब ना तो ये एक ही ग्रुप के हैं ना ये एक ही पीरियड के हैं, तो किस तरह से याद करें, इधर से इधर चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर, उसके बाद में ये आएगा। फिर उसके बाद में कॉपर आ जाएगा, Cu+2 गिव्स Cu। फिर आयरन, फेरिक, फेरस, और यहाँ पर ही पहले आ जाएगा Cu2+2 क्यूपर, है ना। ये क्यूप्रिक कॉपर आ जाएगा। मर्क्यूरी Hg2+2 Hg, फिर सिल्वर Ag+Ag, फिर प्लेटिनम, फिर वापस मर्क्यूरी आ जाएगा एक बार, Hg+2 Hg, प्लेटिनम+2 प्लेटिनम, एंड देन लास्ट में आ जाएगा गोल्ड। ये मेटल्स की है, केवल सारी मेटल्स को इंक्लूडिंग हाइड्रोजन से कंपेयर करते हुए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। यहाँ से यहाँ चलने पर Srp बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पर Srp इंक्रीज हो रहा है। इसका लोवेस्ट Srp है, इसका लोवेस्ट Srp है ना। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिडक्टेंट पावर क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्टेंट पावर जो है वो कम होती जा रही है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है, ये इससे पुअर, ये इससे पुअर। ये जो रिड्यूस स्टेट है अपनी हाफ सेल की रिडक्टेंट्स है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट है। ये उससे पुअर है, ये उससे पुअर, ये उससे पुअर। ये लोग, ये सब हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्गर रिडक्टेंट है, जो हाइड्रोजन से ऊपर आई, और ये हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं, ये हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं। कॉपर, फेरस, मर्क्यूरी, Ag, मर्क्यूरी, प्लेटिनम और गोल्ड, ये सब उससे पुअर रिडक्टेंट है। तो अब इस सीक्वेंस को हमें याद करना है, तो कैसे याद करें, तो हमने एक ट्रिक बना ली, लिपोबे स्ट्राकेसो, है ना। मैग्नीशियम हो गया यहाँ पर Mg+2, यहाँ Al+3, तो मैगल में फॉर मैंगनीज, जिक्रोआई, ये क्या आ जाएगा, जिक्रोआई, कैडकोनी, ये एक केवल एक वाली इंटाइटी लिख देता हूं, टिल्ले हाई फॉर हाइड्रोजन, लिपोबे स्ट्राकेसो, सो फॉर सोडियम, मैगल में, ये मैग हो गया मैग्नीशियम, एल में फॉर मैंगनीज, जिक्रोआई, कैडकोनी, टिल्ले हाई, को आई मर फॉर मर्क्यूरी, आई फॉर आयरन। देखो ये जो आयरन आया है ना, ये Fe+2 Fe हाफ सेल था, ये Fe+3 Fe+2 हाफ सेल है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट फेरिक है, रिड्यूस्ड स्टेट फेरस है। वहां ऑक्सीडाइज्ड स्टेट फेरस था, रिड्यूस्ड स्टेट खुद मेटेलिक Fe था। कोआइमर, सीमर, लेगो। तो ये गाना टाइप बन गया, थोड़ा अटपटा सा। आजकल तो बहुत अटपटे गाने चल रहे हैं, पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं जो हम कई लोगों को समझ में नहीं आते, लेकिन बीट्स बड़ी अच्छी होती है। हम कई तो बड़े बड़े अजीब टाइप के कोरियन सॉन्ग्स चल पड़े हैं, है ना। कई तो हिंदी सॉन्ग्स ही समझ में नहीं आते। तो इस तरह का ये कटपटी भाषा का एक सॉन्ग बन गया, लिपोबे स्ट्राकेसो, मैगल में, जिक्रोआई, कैडकोनी, टिल्ले हाई, कोआइमर, सीमर, प्लेगो। तो आप इसको सॉन्ग अच्छी तरह से याद करते हुए, लिपोबे स्ट्राकेसो, मैगल में, जिक्रोआई, कैडकोनी, टिल्ले हाई, कोआइमर, सीमर, प्लेगो।
तो बार बार 2 3 4 बार बोलोगे तो ये पॉइंट टाइप आपको याद हो जाएगी। इसको आप बोलते हुए बार बार सीरीज लिखते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन रिडक्टेंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो ऊपर वाला है वो सबसे बेस्ट रिडक्टेंट है, नीचे वाला उससे पुअर है, नीचे वाला उससे पुअर है, उससे पुअर है। ये गोल्ड सबसे पुअर रिडक्टेंट और लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट हो गया। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर ली। उसी तरह से आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप याद कर सकते हो। जैसे आप मान लीजिए जीरो ग्रुप कैटाइन है ना, एल्केली रेडिकल्स, एल्केली रेडिकल्स। ट्रिक नंबर 2, एल्केली रेडिकल्स का क्लासिफिकेशन आपको याद करना है। जीरो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड में सेकंड ए भी है और सेकंड बी भी है, फिर थर्ड ग्रुप, फिर फोर्थ ग्रुप, फिर फिफ्थ ग्रुप और लास्ट में सिक्स्थ ग्रुप। जीरो ग्रुप के अंदर है अमोनियम, पोटेशियम, सोडियम है ना, अमोपोसो, सी म ले। यहाँ आता है Cu+2, कैडमियम +2, Bi+3, मर्क्यूरिक, ये मर्क्यूरस है, ये मर्क्यूरिक है, ये Pb+2 यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। सेकेंड बी के अंदर RnTt, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिन दोनों इसी में आते हैं। थर्ड में आइक्रोएल, Fe+3, Cr+3, Al+3। फोर्थ में जिमेनिको, जिंक, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट। चार्ज तो आप याद कर लोगे एक बार प्रैक्टिस करने से। यहाँ पर आ जाता है BSc, बेरियम, स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम है ना, और फिर आ जाता है मैग्नीशियम। अब ये इस तरह से जो एल्केली रेडिकल्स हैं उनको इस तरह से ग्रुप्स में बांटा जाता है। जीरो ग्रुप के कैटाइन एल्केली रेडिकल भास्मीय मूलक, फर्स्ट ग्रुप के भास्मीय मूलक, इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, इसका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूटेड HCl, इनका ग्रुप रिएजेंट होता है डाइल्यूटेड HCl की प्रेजेंस में H2S गैस इन डाइल्यूटेड HCl। ये ग्रुप रिएजेंट है ना। इन ग्रुप रिएजेंट को डालने पर उस ग्रुप का कोई कैटाइन, कोई पॉजिटिव आयन, कोई एल्केली रेडिकल, कोई भास्मीय मूलक, कोई बेसिक रेडिकल उपस्थित है तो वो जो ग्रुप रिएजेंट का नेगेटिव आयन है और ये जो एल्केल रेडिकल है ये दोनों मिलकर के प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा ग्रुप का एल्केल रेडिकल प्रेजेंट है। उस प्रेसिपिटेट पे फिर टेस्ट करते हुए, कंफर्मेटिव टेस्ट करते हुए हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा ग्रुप का कौन सा एल्केल रेडिकल उस दिए गए सॉल्ट में उपस्थित है। सॉल्ट एनालिसिस में आता है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है और थ्योरी में भी, इक्विलिब्रियम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। तो डाइल्यूटेड HCl, इसके बाद यहाँ आ जाता है NH4OH की प्रेजेंस में, NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH in presence of NH4Cl। तो ये क्या करते हैं कि अपने NH4OH हाइड्रोक्साइड आयन जो है इनको प्रेसिपिटेट करवाता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमें मुख्य रूप से ये याद करनी है, ये तो फिर बाद में याद कर ही लेंगे। जिमेनिको, इसमें H2S in presence of NH4OH। फिर इसमें लेते हैं अपन NH4 whole twice CO3 in presence of NH4Cl and NH4OH। और इसका लास्ट में ग्रुप रिएजेंट होता है Na2HPO4, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये इसके ग्रुप रिएजेंट है, ठीक है। अब इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है क्योंकि ये सारे हाईली सॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट नहीं बनाते। ये HCl के क्लोराइड के साथ मिलके क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये H2S के सल्फाइड के साथ मिलके सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होंगे। ये हाइड्रोक्साइड मिलकर के हाइड्रोक्साइड, इसके हाइड्रोक्साइड पार्ट के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड के रूप में, इनके हाइड्रोक्साइड जल में बहुत ही कम घुलनशील होते हैं, बहुत ही लेस सॉल्युबल होते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ये सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं, ये कार्बोनेट के रूप में बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंसियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो इसके लेस सॉल्युबल कंपाउंड है, बनते ही प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, PPT बना देते हैं। मैग्नीशियम MgSPO4 के रूप में होता है। अब हमें ये सीरीज याद करनी है, इतने सारे एल्केली रेडिकल से हमें याद करने। तो मैंने एक गाना बना दिया, जीरो ग्रुप के लिए हो गया अमोपोसो, यहां बना दिया मैंने सिमले, ये बना दिया काके बीमले, ठीक है ना, काके बीमले। यहां बना दिया RnTt,
यहां बना दिया मैंने आइक्रोएल, आइक्रोएल यहां बना दिया। जिमेनिको, जिंक मैंगनीज निकल कोबाल्ट, यहां बना दिया BSC, यहां बना दिया मैग, मैग फॉर मैग्नीशियम। क्लियर? ये देखिए अमोपोसो सीमले काके बिमले RNTT आइक्रोएल जिमेनिको BSC मैग। अमोपोसो सीमले काके बिमले RNTT आर्सेनिक एंटीमनी टिन टिन स्टेनस स्टेनिक RNTT आइक्रोएल आयरन क्रोमियम एल्यूमिनियम जिंक मैंगनीज निकल कोबाल्ट बेरियम स्ट्रोंशियम कैल्शियम मैग्नीशियम। तो मुझे याद हो गया। तो एक बार पहले मुझे टेबल याद हो जाएगी। अच्छा, जीरो ग्रुप, जिस जिस ग्रुप में जो जो मैंने पहले लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ कैटायन है वही उसका ग्रुप नेम है। यहाँ सबसे पहले Ag लिखा तो फर्स्ट ग्रुप को सिल्वर ग्रुप बोलते हैं, सेकंड A को कॉपर ग्रुप बोलते हैं, सेकंड B को आर्सेनिक ग्रुप बोलते हैं, थर्ड ग्रुप को आयरन ग्रुप बोलते हैं, फोर्थ ग्रुप को जिंक ग्रुप बोलते हैं, फिफ्थ ग्रुप को कैल्शियम ग्रुप बोलते हैं, ये लास्ट वाले को बोलते हैं, एक ध्यान रखना। सिक्स्थ में तो एक ही है मैग्नीशियम, और जीरो ग्रुप को अमोनियम ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से अपन जो है वो याद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ट्रिक्स बनाओगे तो ये आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएंगी। तीसरी चीज जो आप ध्यान दोगे, एक और चीज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, हर चैप्टर में लगभग एक आधी ऐसी ट्रिक आपको मिली जाएगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, सीरीज या अरेंजमेंट ऑफ क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ और डेल्टा इन प्रेजेंस ऑफ देम। भैया अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक ही सेंटर मेटल के साथ अलग अलग लिगेंड आके कॉम्प्लेक्स बनाए, तो जिस लिगेंड के साथ बनाए गए कॉम्प्लेक्स का डेल्टा ज्यादा होगा वो लिगेंड स्ट्रांग होगा, और जिसका डेल्टा कम होगा वो लिगेंड वीक होगा। और हमें इतने सारे लिगेंड्स को याद करना पड़ता है कि उनकी सीरीज याद करनी पड़ती है। तो उसके लिए अपन ने अभी अभी तुरंत इसी लॉकडाउन पीरियड में बनाई है कोरोना ट्रिक, तो वो देख लीजिए आप। जैसे इतने सारे हैं O2-2 पर इस बार साहेब था थायोसाइनेट, दिस इज थायोसाइनेट था कोरोना अज यू फॉर यूरिया फैला, है ना। पेरोक्साइड, दिस इज पेरोक्साइड, इसको नाम देते हैं अपन, ये सीक्वेंस याद करवा रहा हूं मैं। ये सबसे वीक लिगेंड है, ऐसे बढ़ता जा रहा है लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लिगेंड में अगर हेलोजन डोनर साइट्स है तो वो वीक लिगेंड होते हैं, है ना। उसके बाद जो है ना वो हेलोजन के बाद ऑक्सीजन वाले आते हैं, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन वाले, फिर कार्बन वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन पेयर डोनर होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, डेल्टा ज्यादा रखने वाले लिगेंड होते हैं। इसका हो गया। पर इस बार साहब था फॉर थायोसाइनेटो, कोरोना, ये दोनों मिला के कोरोना अज माने राक्षस, है ना। जो अजन्मा है, जो शुरू से चला आ रहा है, बहुत कोरोना जो है वो लंबे समय से चला आ रहा है, अब जाके ह्यूमंस में एंटर हुआ है, बड़ी त्राही मचा रहा है। कोरोना अज यूं फैला, पर इस बार साहब था कोरोना अज यूं फैला, पहली लाइन। दूसरी लाइन आती है ना कोई आह, NCO माइनस, ना कोई आह, OH माइनस, ना कोई आह, और ना कोई अक्स, ONO माइनस, और न कोई अक्स, OX-2। पर इस बार साहब था कोरोना जीव फैला, ना कोई आह और ना कोई अक्स, ओस जल भी हुआ मैला, है ना। ये उसके बाद फ्लोराइड से स्ट्रॉन्ग होता है ये NCO, उसके बाद OH माइनस, ONO, OX-2, O-2। ये लिगेंड का स्ट्रेंथ का ऑर्डर चल रहा है ना। ना कोई हो गया NCO, क्लियर। ना कोई आह, भाई पता ही नहीं चलता कोरोना में। और ना कोई, ये कोई यूं ही है, अक्स, कोई इसका चेहरा भी नहीं है, पता भी नहीं चलता, जिसको हो रखा है उसको खुद को मालूम नहीं चलता, वो दूसरे से उसको हो जाता है।
और ना कोई अक्स ओस, ओस और ऑक्साइड, जल भी हुआ मैला, ये यूं ही है, ऑक्स ऑक्स जल भी, ये यूं ही है। ना कोई आह और ना कोई अक्स ओस, जल भी हुआ मैला। फिर आता है NCS माइनस, फिर आता है एडिटा -4, नक्शा, NCS से नक्शा, ऐंठता, एडिटा से ऐंठता, नक्शा ऐंठता, प्रचंड भय था फैला, प्रचंड भय है फैला कर दो, बाद में फ्यूचर में प्रचंड भय था फैला, प्रचंड भय है फैला, नक्शा ऐंठता, पूरा वर्ल्ड इन्फेक्टेड हो रहा है, पूरा वर्ल्ड का नक्शा छोटा पड़ गया है इस बीमारी के आगे, प्रचंड भय था फैला। ये वो लाइन क्या बता रही है कि अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टार्ट हो गए, अब स्ट्रिक के अंदर प्रचंड भय, प्रचंड मतलब स्ट्रॉन्ग, नाउ फ्रॉम दिस आफ्टर दिस स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आर स्टार्टिंग, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टार्ट हो रहे हैं, प्रचंड भय था फैला। और इस बार साहब था कोरोना ज्यों फैला, ना कोई आह और ना कोई अक्स, ओस जल भी हुआ मेला, नक्शा ऐंठता, प्रचंड भय है फैला। अमानवीय पीड़ा, अमोनिया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्टार्ट हो गए, इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है अमानवीय पीड़ा, अमोनिया फॉर अमानवीय, एंड PY पीरियडिंग फॉर पीड़ा, अमानवीय पीड़ा। फिर उसके बाद इथाइलिन डाइमीन, अनंत दीपों में, डाई 5 और दीपों में, EN फॉर इथाइलिन डाइमीन, अनंत दीपों में, अनंत दीपों में फैली फॉर फिनेंथ्रोलिन, फैली निराशा, NO2 माइनस, फैली निराशा। और इस बार साहब था कोरोना ज्यों फैला, ना कोई आह और ना कोई अक्स, ओस जल भी हुआ मेला, नक्शा ऐंठता, प्रचंड भय है फैला। अमानवीय पीड़ा, अनंत दीपों में फैली निराशा, अनंत एथिलीन डाइमीन, डाइपाई, डाइपिरिडीन, फिनेंथ्रोलिन, नाइट्राइट हो जाएगा निराशा। और लास्ट लाइन यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, लास्ट लाइन यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ। इसके बाद ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और अब फिफ्थ लाइन यहाँ लिख रहा हूँ। अमानवीय पीड़ा, अनंत दीपों में फैली निराशा, फिर भी PS3P, फिर भी, है ना, फिर भी सने कोटि, फिर भी बचे कोटि, फिर भी सने फॉर साइनाइड, कोटि फॉर कार्बोनिल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अभी तक का। फिर भी से फिर PS3P, ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसको बोल दिया फिर भी सने कोटि, फिर भी बचे कोटि। सने मतलब जो सन गए, जो इन्फेक्टेड हो गए, फिर भी सने कोटि, हजारों करोड़ों लाखों जो है वो इन्फेक्टेड होंगे और करोड़ों जो है बच भी जाएंगे, फिर भी बचे कोटि। इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, ये आगे ऐसे जोड़ दिया है। तो ये हो गई कोरोना पॉइंट। इससे हमने कितने देखिए कितने लिगेंड की सीरीज याद कर ली, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 लिगेंड्स को हमने बढ़ते क्रम में याद कर लिया। इसके प्रेजेंस में डेल्टा लोवेस्ट, इसके प्रेजेंस में डेल्टा हाईएस्ट, ये वीकेस्ट, सबसे मोस्ट वीक लिगेंड, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड। और इसके बाद यहाँ से फिर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, ये मीडियम कैटेगरी वाले हैं, और ये सारे वीक लिगेंड हैं। सबसे ऊपर वाले वीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मीडियम कैटेगरी, यहाँ से यहाँ तक के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो इस तरह मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, आपको डूबना है, आपको केमिस्ट्री के गाने गाने हैं, आपको केमिस्ट्री की कहानियां गढ़नी है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आई, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आएगी। तो हर चैप्टर में जहां जहां रटने वाली चीजें आ रही है वहां पर आपको इस तरह ट्रिक्स बनानी है, आपको रेगुलर सेल्फ स्टडी करनी है, साइंटिस्ट बन के पढ़ना है। अपने टीचर्स का खूब आदर कीजिए और खूब उनका उपयोग लीजिए। उनको आप टीचर्स को आदर के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, उनको अच्छे रिजल्ट के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। तो उनका यूज लेते हुए, उनका आदर करते हुए, उनके ज्ञान का पूरा उपयोग करें, उनका पूरा फायदा लेवे। तो इस तरह ये मैंने आपको एक छोटी सी क्लास में केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है उसका एक हिंट दिया। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो आप जो है वो सिंडी जी ऐप के अंदर इसको देख रहे हैं तो आप साथ साथ में डिस्कशन डेस्क पे
डाउट्स पूछते रहिए, और हम और भी इस तरह की क्लासें लेकर के आपके समक्ष आते रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। थैंक यू।